एपिसोड का टाइटल था अ मैन इज ओनली एज गुड एज हिज बर्ड। ये असल में फ्रेज अ मैन इज ओनली एज गुड एज हिज वर्ड पर बेस्ड है। और क्योंकि पीस मेकर की सिंबल है डव ऑफ पीस, तो पूरे एपिसोड में बर्ड रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, करीब 8 मंथ्स अगो। ये इवेंट्स सुपरमैन मूवी के बाद के भी हो सकते हैं या फिर तुरंत उसके बाद के। फैंस ने जब जेम्स गन से टाइमलाइन के बारे में पूछा तो उन्होंने थोड़ा वेग जवाब दिया। कहा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आइडिया यही है कि अमांडा वॉलर के हटने के बाद पीस मेकर ने आर्गस की जॉब ली। और आर्गस का पूरा नाम है एडवांस्ड रिसर्च ग्रुप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इनका काम है मेटा ह्यूमंस, सुपरनैचुरल चीजें, घोस्ट्स, टाइम ट्रैवल और मल्टी डिमेंशनल केसेस हैंडल करना। अब सीन आता है रिक फ्लैग सियर्स पर। इकोनोमोस उसे आर्गस का ग्रैंड टूर दे रहा है, लेकिन उसका मेन मोटिव कुछ और है, अपने बेटे रिक फ्लैग जूनियर की मौत का बदला लेना, जिसे पीस मेकर ने अमांडा वॉलर के ऑर्डर्स पर मारा था। एपिसोड वहीं से उठाता है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। उसने ऑल्टरनेट वर्जन वाले खुद को मार दिया था और अब बॉडी छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई, ये आसान कहां होने वाला है। पीस मेकर खुद इतना बड़ा है, बॉडी छुपाना नामुमकिन था। तो उसने आइडिया लगाया, अपने बेस्टी विजिलेंटी को बुलाओ। और फिर शुरू होता है पूरा अमेरिकन साइकोपैट्रिक बेटमैन मोमेंट। चेनसॉ निकालकर बॉडी को काटना और इंसिनरेटर में डालना। बैकग्राउंड में रेफरेंस भी, यू लाइक ह्यूई लुइस इन द न्यूज। इधर एडिबायो का सीन इमोशनल हो जाता है। वो अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ और उनके डॉग्स को चेक करने जाती। वाइफ काम करती है जिटर्स कॉफी में, जो हमने सुपरमैन मूवी में भी देखा था और फ्लैश सीरीज में आइकॉनिक लोकेशन रहा है। डॉग्स देखकर एकदम क्रिप्टो वाइब्स मिलती हैं। जेम्स गन खुद रियल लाइफ में डॉग लवर हैं, तो ऑब्वियस था कि ये रेफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि उनकी सेपरेशन का रीजन था गॉथम वापस न जाना। वाइफ कहती है, तुम बस किसी और की रियलिटी पर जी रही हो। ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है अमांडा वॉलर और ऑल्टरनेट डिमेंशंस पर। फिर आता है हारकोर्ट का सीन फार्मेसी में। वो अपनी चोटों का इलाज लेने जाती, लेकिन वहाँ की महिला सोच लेती है कि ये चोट अब्यूजिव बॉयफ्रेंड की वजह से है। हारकोर्ट भड़क जाती है और पुअर महिला पर चिल्ला देती। उसके बाद सीन में हारकोर्ट मपेट्स के बीकर पर जोक करती है। मतलब मपेट्स भी डीसीयू कैनन में एग्जिस्ट करते हैं। आजकल मपेट्स से जुड़ा बहुत कम कंटेंट आता है, तो जब इकोनोमोस को मैकडॉनल्ड्स खाते देखा तो ऑनेस्टली थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि डीसीयू में आमतौर पर बिग बेली बर्गर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ मैकडॉनल्ड्स डाल दिया गया। इंटरेस्टिंग चॉइस। यहीं पर हमें पहली बार मिलता है टिम मीडोज का कैरेक्टर लैंगस्टन फ्लरी, और भाई उसके सारे एक्सेंट्रिसिटीज सामने आ जाते हैं। कॉमेडी पूरा इसी पर आधारित है कि वो कितना इनअप्रोप्रिएट है हर सिचुएशन में। इकोनोमोस से कहता है, डिड आई जस्ट एक्सीडेंटली सेक्सुअलाइज समवन दैट यू रिस्पेक्ट एज अ फ्रेंड? बस इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था उस एस को टैप करने के बारे में। मतलब पूरे एपिसोड में उसका कैरेक्टर बार बार इसी तरह की क्रिंज और इनअप्रोप्रिएट बातें करता रहता है। जेम्स गन ने खुद समझाया है कि उसका आर्क कुछ वैसा ही है जैसा सीजन 1 में पीस मेकर का था। सीजन 1 में पीस मेकर शुरू में सबके लिए सुपर बिग डिक था, लेकिन धीरे धीरे बेटर इंसान बन। वही जर्नी फ्लरी के साथ हो। वो शुरुआत में सबके साथ सुपर डिक है, इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन सीजन के अंत तक थोड़ी रिडेम्पशन दिखेगी। इसीलिए एपिसोड 2 में उसकी इनअप्रोप्रिएट जोक्स को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया है। वो इकोनोमोस को जिंजर कूल कहकर मजाक उड़ाता है। ये कॉल बैक है सीजन 1 के डाई बियर्ड जोक्स का, जहां पीस मेकर भी इकोनोमोस के बियर्ड का मजाक उड़ाता था और फिर बिना पूछे उसका मैकडॉनल्ड्स खा जाता है। बिल्कुल डिक मूव। फिर सीन कट होता है पीस मेकर की बेंडर के आफ्टरमैथ पर। उसके घर में अब भी केवाई जेली पड़ा हुआ है और धीरे धीरे रिवील होता है कि एपिसोड 1 की पार्टी के सारे लोग अब भी घर में पड़े हुए हैं, और वो भी पूरे नेकेड। इसी बीच फ्लोरी की नजर एडिबायो पर जाती है। वो सोचता है कि एडिबायो हॉट है, बिना ये रियलाइज किए कि वो लेस्बियन है, और फिर नॉन स्टॉप वियर्ड सेक्सुअल इन्यूएंडोज मारता है, क्रीपी जोक्स करता है, और यहाँ तक कि इकोनोमोस को क्रीपी बैकरप देता है। प्योर ऑकवर्डनेस। पीस मेकर कोशिश करता है कि एडिबायो घर के अंदर ना आए ताकि वो ये सब सीन ना देख ले। एक फनी मोमेंट भी आता है जब ईगली एडिबायो को बाइट करने की कोशिश करता है और फिर खाना पकड़ने निकल जाता है। पीस मेकर कहता है कि उसे एडिबायो पसंद है, लेकिन ये कॉल बैक है सीजन 1 का, जब पहली बार ईगली ने उसे बाइट करने की कोशिश की थी। फिर आता है पीस मेकर की कार वाला बिट, जहां फ्लोरी बोलता है कि उसे बर्ड ब्लाइंडनेस है, उसकी एकमात्र वीकनेस। और इंटरेस्टिंगली लेटर एपिसोड में उसकी बातें देखकर ऐसा लगता है कि वो सच में बर्ड ब्लाइंडनेस से सफर करता है। इकोनोमोस एक बार फिर पीस मेकर को बचाने के लिए झूठ बोलता है
फ्लोरी को क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के बारे में नहीं बताता, जो कि पूरी मॉनिटरिंग का मेन रीजन है। यहाँ रिवील होता है कि साचा बोर्डो ने फ्लोरी को भेजा था रिक फ्लैग सीनियर के ऑर्डर्स पर, क्योंकि उसे इकोनोमोस पर भरोसा नहीं था, थैंक्स टू उसका पीस मेकर के साथ रिश्ता। फिर बड़ा सवाल उठता है, पीस मेकर कहता है कि वो क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के साथ बड़ा हुआ है, मतलब उसके पिता के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से थी। लेकिन कैसे? उसने ये पॉकेट डायमेंशन बनाया कैसे? और उसने इसका यूज ज्यादा क्यों नहीं की? शायद पीस मेकर का बाप सच में एक जीनियस रेडनेक था। वैसे मिडवेस्ट में ऐसे स्मार्ट रेडनेक्स अक्सर मिल जाते हैं। पीस मेकर यहाँ मार्शंस का रेफरेंस मारता है, जो क्लियरली एक और मार्शन मैन हंटर टीज है। सुपरमैन मूवी में भी हर जगह चाकोस थे, और लेक्स लूथोर ने भी टॉल, डार्क एंड मार्शन फ्रेज यूज किया था। पीस मेकर फिर सुपर मेटा हो जाता है जब वो सजेस्ट करता है कि सब मिलकर एक बड़ा डांस रूटीन करें, जो लिटरली वही है जो इंट्रो में हर बार होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पीस मेकर फोर्थ वॉल नहीं तोड़ता। उसे नहीं पता कि वो किसी फिक्शनल टीवी शो का हिस्सा है। इसी सीन में रिवील होता है कि आर्गस और रिक फ्लैग सीनियर को पता है कि पीस मेकर ने उसके बेटे को मारा, लेकिन इकोनोमोस का नाम नहीं लिया जाता ताकि फ्लोरी तक इन्फो ना पहुंचे और इकोनोमोस मुसीबत में ना फंसे। और फिर वो बताते हैं कि आर्गस हर बार पोर्टल यूज डिटेक्ट कर सकता है। पीस मेकर रिस्पॉन्ड करता है, स्क्रू इट, हु केयर्स, बॉडी डिस्पोज करनी है। फिर एंट्री होती है हमारे लवेबल साइको विजिलेंटी की, अपने गियर के साथ, रेडी टू क्लीन बॉडीज। और भाई वो इतना हैप्पी है जैसे उसे लाइफ का सबसे बड़ा मजा मिल रहा, बस क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ है। यही वो सीन है जहां पीस मेकर उससे पूछता है, तेरे पास अभी भी बोन सॉ है? और विजिलेंटी फुल एक्साइटेड होकर आ जाता है। फ्लोरी फिर पोकेमॉन रेफरेंस करता है, जिससे पूरी एक लंबी फनी डिबेट शुरू हो जाती है पोकेमॉन की लॉजिक और ग्रामर पर। और इसी का पे ऑफ मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां वो गर्लफ्रेंड्स वाली बात करता है कि बचपन में पोकेमॉन खेलने की बजाय वो डेटिंग करता था। मीनवाइल सारे नेकेड लोग अब भी घर में पड़े हुए हैं। और उसी बीच इंट्रोड्यूस होती है जोरा, और ये सीधा बैकडोर रेफरेंस लगता है जोरा वी लार का, जो कॉमिक्स में एक कंडोरियन क्रिमिनल थी और सुपरगर्ल विलेन ब्लैक फ्लेम के नाम से जानी जाती। चूंकि अगले साल सुपरगर्ल मूवी आने वाली है, तो ये नाम डालना डेफिनेटली इंटेंशनल है। हालांकि ये कैरेक्टर लिटरली क्रिप्टोनियन विलन नहीं। जेम्स गन अक्सर ऐसे ईस्टर एग नेम्स डालता है, जैसे बाद में पीस मेकर के दूसरे यूनिवर्स वाले फोन में कई नेम्स दिखते हैं। कुछ गहरे अर्थ वाले होते हैं, कुछ बस फन डीप कट्स। लेकिन आने वाली सुपरगर्ल मूवी को देखते हुए सुपरगर्ल रेफरेंसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। फिर विजिलेंटी नाराज होता है कि उसे बेंडर पर इनवाइट नहीं किया गया, और जेम्स गन ने पहले समझाया है कि विजिलेंटी का कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है कि उसे फेशियल फीचर्स और सोशल क्यूज समझने में दिक्कत होती है। इनडायरेक्टली वो कैरेक्टर ऑटिस्टिक कोडेड है, इसी वजह से वो हर बार ऑड और सोशली वियर्ड बिहेव करता है। इसी बीच साचा बोर्डो फ्लोरी को ऑर्डर देती है कि सारे पोर्टल्स ट्रैक करके बंद करे, लेकिन इकोनोमोस को बताए बिना। और जब वो लोग बॉडी डिस्पोज करने पॉकेट डिमेंशन में जाते हैं, तो कई सारे अलग अलग डोरवेज और उनके सिंबल्स दिखते हैं। ये सिंबल्स शायद हर यूनिवर्स के रेफरेंसेस हैं। कुल 99 डोर्स हैं 99 डिमेंशंस के लिए। हो सकता है कि हमें एक बड़े मोन्टाज में और यूनिवर्सेस दिखें। विजिलेंटी भी यहाँ फ्यूचर फोरशैडो करता है, कहता है कि अगर दूसरे ब्रदर और फादर को सच पता चल गया तो वो पीस मेकर को मारने आएंगे। और ट्रेलर में भी यही टीज होता है कि ये सब सच में होने वाला है। फिर एक और किलर मोन्टाज आता है, बैकग्राउंड में फॉक्सी शज़ाम का सॉन्ग बजता है, और यहाँ विजिलेंटी लिटरली लाइफ का सबसे अच्छा टाइम एंजॉय कर रहा है, बॉडी क्लीन करके, जबकि पीस मेकर अपनी उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार बॉडी को उस इंसिनरेटर में डाल देते हैं, जहां दूसरा मिस्ट्री एलियन भी रोज अपने अजीब जानवर डिस्पोज करता है। और पीस मेकर फिर कंप्लेन करता है कि एलियन कभी उसे हाई वापस नहीं कहता, जबकि वो रोज उसे देखता है। अभी तक साफ नहीं है कि ये एलियन किस यूनिवर्स से आता है। जब उसकी डिमेंशन की झलक दिखती है तो वो बस एक नॉर्मल रूम लगता है। एलियन रोज चूहे जैसे जानवर डिस्पोज क्यों करता है? क्या स्टोरी है उसके पीछे? ये सारे सवाल अपकमिंग एपिसोड्स में डेफिनेटली पे ऑफ करेंगे। जब पीस मेकर दूसरे पीस मेकर की बॉडी डिस्पोज कर रहा होता है, तभी वो उसका फोन भी उठा लेता है। यही सेटअप करता है एपिसोड के बाद के हिस्से को। अब सवाल ये है कि वो फोन अनलॉक कैसे कर पाता है। तो याद रखो, फेस डिटेक्शन, सेम बायोलॉजी, मतलब दोनों वर्जन्स की बॉडी बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए फोन आसानी से अनलॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है, इस फोन में सारे एप्पल ऐप्स हैं। मतलब इस यूनिवर्स में मैक्सवेल लॉर्ड कोई बड़ा नाम नहीं है। स्टीव जॉब्स और एप्पल वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे हमारी रियल लाइफ। फोन में उसे कई पिक्चर्स मिलती हैं, उसकी एक्स यानी इस यूनिवर्स की हारकोट के साथ, दोनों की हैप्पी वीडियोस, एक अवार्ड जो उसने जीता था, और उनका स्वीट कपल लाइफ। ऊपर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है। यही सब बातें उसे पुश करती हैं कि वो इस ऑल्टरनेट पीस मेकर की जिंदगी अस्यूम कर ले।
इसके बाद एक फनी मोन्टाज आता है जिसमें फ्लरी की ARGUS टीम इंट्रोड्यूस होती है। सबके इंट्रोडक्शंस में बहुत ओवर द टॉप क्रेजी चीजें दिखाई जाती। ये सब सेटअप करता है आगे के जोक्स के लिए, जैसे जब ये लोग वैन में फंसे रहते हैं और हाउस वार्मिंग गिफ्ट्स के लॉजिक पर बहस करते हैं। फ्लरी बार बार उन्हें इनअप्रोप्रिएट नाम देने की कोशिश करता है। पोनी बॉय, डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट, टिटीज। फिर आते हैं कुछ फनी रियूनियन मोमेंट्स। इकोनोमोस और हारकोर्ट फिर से मिलते हैं। वो लोग उसकी छत पर पार्टी भी करते हैं। यहाँ हारकोर्ट विजिलेंटी और उसकी मदर के लिए एक साइको नॉर्मन बेट्स जोक करती है। और हाँ, उसकी मदर जिंदा है। इस सीजन में हमें उससे प्रॉपरली मिलवाया जाएगा। अभी वो घर पर नॉर्मल लाइफ जी रही है। हारकोर्ट ये भी मजाक करती है कि ईगली उसे मारने की कोशिश करता रहता है। ये क्लियरली सेटअप है उस मैसिव सीक्वेंस का, जहाँ बाद में ईगली लिटरली फ्लरी की पूरी टीम को श्रेड कर देता है। पार्टी के दौरान इकोनोमस कहता है कि उसे डॉग्स बहुत पसंद है, लेकिन हारकोर्ट ओपनली एडमिट करती है कि उसे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बिल्डिंग में जो भी डॉग्स हैं सब उसे इरिटेट करते हैं। ये क्लियरली जेम्स गन की रियल लाइफ का रेफरेंस है, क्योंकि हारकोर्ट का रोल प्ले करने वाली जेनिफर हॉलैंड जेम्स गन की रियल लाइफ वाइफ है और उनके घर में कई सालों से डॉग्स रहे। उनका पुराना डॉग वॉन स्पियर्स और बाद में उनका नया रेस्क्यू डॉग। वही डॉग इंस्पिरेशन बना सुपरमैन मूवी के क्रिप्टो कैरेक्टर के लिए। क्रिप्टो का पूरा आइडिया ये था कि अगर एक सुपर मिसबिहेव डॉग के पास सुपर पावर्स हो तो क्या होगा। तो हारकोर्ट का डॉग से इरिटेटेड होना शायद उनके रियल लाइफ डॉग बिहेवियर का ही मजाक उड़ाना है। इधर इकोनोमोस अपनी क्लमजी आदतों के चलते बार बार बियर्स गिराता रहता है। ये भी रनिंग गैग है। फिर आता है बड़ा मोमेंट, 11th स्ट्रीट किड्स रियूनियन। सब पहली बार सीजन 1 के बाद प्रॉपर्ली मिलते हैं। इसके बाद फ्लरी और उसकी टीम कोशिश करती है पीस मेकर की पॉकेट डिमेंशन में घुसने की। फ्लरी यहाँ एंसिनो मैन मूवी का रेफरेंस डालता है। फन फैक्ट, ब्रेंडन फ्रेजर जो एंसिनो मैन में थे वही एक्टर थे जिन्हें 1942 में JJ एब्रम्स की सुपरमैन फ्लाईबी प्रोजेक्ट के लिए सुपरमैन कंसिडर किया जा रहा। हाँ, जो तस्वीर आपने देखी है जिसमें वो सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में है, बिल्कुल रियल है। हमने अर्ली 2000s में एक कंप्लीटली अलग सुपरमैन मिस कर दिया। और यही नहीं, उसी 2002 सुपरमैन फ्लाई बाय प्रोजेक्ट के लिए एक यंग हेनरी कैविल ने भी ऑडिशन दिया था सुपरमैन के रोल के लिए। रोल मिला नहीं, लेकिन बाद में जैक स्नाइडर ने उसे मैन ऑफ स्टील में कास्ट किया। फिर फ्लरी एक बेयरली लीगल जोक करता है क्यूपी डॉल को लेकर। ये वही डॉल्स थे जो बीनी बेबीज से पहले अमेरिका में बहुत पॉपुलर थे। फिर फाइनली उनकी टीम पीस मेकर की पॉकेट डिमेंशन में पहुंचती है और यहीं आता है वो लेजेंडरी मोमेंट, ईगली का फुल अटैक। ईगली लिटरली पूरी टीम को डॉग की तरह श्रेड कर देता है। किसी को किल नहीं करता, लेकिन सबकी बुरी तरह धुलाई करता है। स्लो मोशन हीरो शॉट भी दिया गया है ईगली को, जैसे उसका खुद का बैडास मोन्टाज हो। इस सीक्वेंस को इतना ओवर द टॉप दिखाने का रीजन है सेट अप फॉर माइकल रूकर्स रेड सेंट वाइल्ड कैरेक्टर। वो इस सीजन में ईगली का आर्च नेमेसिस होगा। शायद अगले एपिसोड में हमें वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलेगा। इधर एडिबायो भी इकोनोमोस को फोर शैडो करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ARGUS से इतनी नफरत है तो क्विट कर दो। लगता है सीजन के अंत में वो सच में ये कर भी सकता है और शायद हारकोर्ट और बाकी 11th स्ट्रीट किड्स के साथ मिलकर अपनी खुद की एजेंसी शुरू कर दें। हारकोर्ट के सीन्स में एक बड़ा ईस्टर एग भी है। वो एवरग्रीन टाउन में रहती। ये वही जगह है जो कॉमिक्स में ग्रीन लैंटर्न हैल जॉर्डन का घर रहा है। DCU में हैल जॉर्डन का रोल काइल चैंडलर प्ले करेंगे HBO ग्रीन लैंटर्न सीरीज में। कैमियो शायद पीस मेकर में ना हो, लेकिन ये एक बड़ा सेटअप है। हारकोर्ट और इकोनोमोस बार वाले इंसिडेंट को याद करते हैं जहां सीजन 1 में उसने फाइट शुरू की थी। सही समझ जाता है कि हारकोर्ट फाइट्स में घुसने की कोशिश जानबूझकर कर रही है। दोनों अपने अपने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वो उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हारकोर्ट उसे पुश कर देती है। वो चाहती है कि कोई उसे परेशान न करे। यहाँ टास्क फोर्स X का भी जिक्र करता है, यानी वॉलर की टीम ऑफिशियली डिसबैंड हो चुकी है सुसाइड स्क्वाड मूवी के बाद। ये सब कुछ सेटअप करता है एपिसोड के अंत के लिए, जहाँ पीस मेकर ऑल्टरनेट आइडेंटिटी अस्यूम करने का प्लान बनाता है। उस सीक्वेंस में भी कॉमेडी है, जैसे घर लौटते समय वो ईगली के डैमेज को नॉर्मल मान लेता है। ओह, ये तो ईगली रोज करता है। फिर गलती से वो दूसरे पीस मेकर का फोन उठा लेता है। उसमें बहुत सारे रैंडम नेम्स होते हैं। ये आमतौर पर प्रोडक्शन क्रू मेंबर्स के नेम्स होते हैं, कोई बड़े ईस्टर एग्स नहीं। फोन दूसरे डायमेंशन में ही प्रॉपर्ली काम करता है, मतलब उसे पोर्टल के थ्रू अंदर रहना हो। फोन में उसे और डिटेल्स भी मिलती हैं। दूसरे पीस मेकर का फादर और ब्रदर उसे ढूंढ रहे हैं। पता चलता है कि उसका दूसरा वर्जन पिल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। शायद आने वाले एपिसोड्स में ये सब और रिवील हो। लाइब्रेरी में मिस्ट्री ब्लड भी स्पॉटेड होता है। टीम को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जैसा विजिलेंटी ने पहले ही फोरशैडो किया था। अगर वो जान गए कि तुमने दूसरे पीस मेकर को मार दिया है तो वो तुम्हें मार देंगे। और सबसे बड़ा पुश आता है हारकोर्ट के टेक्स्ट से। वो उसे टेक्स्ट करती है और पीस मेकर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। सुपर ड्रंक हालत में वो डिसाइड करता है अब मैं इस पीस मेकर की जिंदगी जीऊंगा। यही उसकी गलती है, क्योंकि सुपर ड्रंक होकर कभी भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
पोस्ट क्रेडिट सीन में वो पोकेमॉन जोक कंटिन्यू होता है। लैंगस्टन फ्लरी इकोनोमोस से उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड्स पर मजाक करता है। वो डिटेल्स पूछ कर उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में इकोनोमोस मान ही लेता है। ठीक है, तो क्या वो हॉट थी? हाँ, और इकोनोमस कन्विंस हो जाता। नेक्स्ट वीक मेरा पूरा एपिसोड 3 ब्रेकडाउन आएगा, वो भी जरूर चेकआउट करना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।